सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपस हैज फॉलन के बारे में। ये कहानी है माइक बेनिंग की, जो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है और अभी उसकी जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति की रक्षा करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें माइक का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम अमेरिका के राष्ट्रपति को देखते हैं, जिसका नाम है बेंजामिन एशर। और बेंजामिन अभी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी अपने बॉडीगार्ड के साथ, जिसका नाम है माइक बेनिंग। माइक बेनिंग एक फॉर्मर यूएस आर्मी रेंजर है, लेकिन अभी वो अपना पूरा समय राष्ट्रपति के साथ ही बिताता है। और बेंजामिन को भी माइक का काम बहुत पसंद आता है, इसीलिए बेंजामिन यहाँ से बाहर निकलता है और अपने परिवार के साथ जाता है एक मीटिंग में, क्योंकि आज यहाँ पे एक फंड रेजिंग कैंपेन होने वाला है। और यहीं पर हम देखते हैं बेंजामिन की पत्नी को, जिसका नाम है मार्गरेट। फिर ये लोग घर चले आते हैं, तब हम देखते हैं कि माइक बेंजामिन के पूरे परिवार से बहुत ही ज्यादा घुला मिला है और बेंजामिन का सारा परिवार उसे पसंद करता है, यहाँ तक कि उसका बेटा भी। लेकिन आज रात ये लोग बाहर जाने वाले हैं और बेंजामिन का बेटा यहीं पे रहने वाला है, इसीलिए माइक इसकी जिम्मेदारी किसी और को देता है और कहता है कि तुम बच्चे का ख्याल रखना। और वो निकल पड़ता है राष्ट्रपति और उसकी पत्नी के साथ। लेकिन जैसे ही ये लोग आधे रास्ते में जाते हैं, आज का तूफान बहुत ही तेज होता है, इसीलिए राष्ट्रपति की गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी जाकर के टकरा जाती है एक पुल से। और देखते ही देखते गाड़ी अब नीचे लुढ़कने लगती है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे माइक पहुंच जाता है और वो राष्ट्रपति को बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब तक वो मार्गरेट को बाहर निकालता, उससे पहले ये गाड़ी नीचे गिर जाती है और गाड़ी के साथ साथ मार्गरेट भी नीचे चली जाती है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद राष्ट्रपति टूट जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से ज्यादा निराश यहाँ पे माइक है, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो पूरे के पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति की पत्नी को नहीं बचा सका। इसीलिए वो बहुत दुखी है और उसे अब लगता है कि अब वो शायद इनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और 18 महीने का वक्त बीत जाता है। फिर हमें पता लगता है कि माइक ने उस हादसे के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और अभी वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता है और उसने एक डेस्क जॉब ले लिया है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय घर पे ही बिताता है। और यहीं पर हम उसकी पत्नी को देखते हैं, जिसका नाम है लिया। लेकिन माइक अपनी पत्नी को भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाता है, इसलिए वो भी खफा रहती है। लेकिन आज वो अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि ये लोग जल्दी ही बाहर ट्रिप पे जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो बाहर निकल जाता है और जाकर के मिलता है एक महिला से, जिसका नाम है लिन जैकब्स। और जैकब सीक्रेट सर्विस की हेड है और वो थोड़े समय पहले माइक की बॉस भी हुआ करती थी। फिर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट सर्विस के एजेंट चले आते हैं और अभी उनकी टीम को लीड कर रहा है रोमा नाम का एक आदमी। और ये सारे लोग यहाँ पे माइक को बहुत ही इज्जत देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि माइक कितना बेहतरीन एजेंट हुआ करता था। फिर वो मिलने के बाद चले जाते हैं। तब इन चीजों को देखने के बाद माइक निश्चय करता है कि वो एक बार फिर से राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा और अपनी आखिरी सांस तक उन्हें सुरक्षित रखेगा। तभी हम बेंजामिन को देखते हैं, जो अपने बेटे कॉनर से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसे अभी तुरंत एक मीटिंग के लिए निकलना है। लेकिन वो जैसे ही वापस आएगा, वो कॉनर को समय देगा। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है मीटिंग में। तब हम व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन को देखते हैं, जिसका नाम है एलेन। और वो बताता है कि कोरिया के प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं बेंजामिन से, क्योंकि वो बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं बॉर्डर पे। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब बेंजामिन सबसे सलाह लेने लगता है। और यहाँ पर रूथ नाम की एक लेडी होती है। ये सारे लोग कहते हैं कि ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी ये लोग बताते हैं कि कोरिया के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हम प्रधानमंत्री को देखते हैं, जिनका नाम है ली ताई। और ली ताई के साथ उसका बॉडीगार्ड भी होता है, जिसका नाम है पार्क। फिर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि एक प्लेन घुस चुका है अमेरिका की सीमा में और उसके पास बिल्कुल भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। इसीलिए 2 अमेरिकन प्लेन जाते हैं उसके पास और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस प्लेन से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं और वो बाकी 2 प्लेन को तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद वो प्लेन लेकर के निकल पड़ते हैं व्हाइट हाउस की तरफ। लेकिन यहाँ पर भी सबको ये बात पता लग जाती है, इसीलिए चारों तरफ भगदड़ मच जाता है। फिर ये लोग राष्ट्रपति को लेकर के जाने लगते हैं सुरक्षित जगह पे। लेकिन वो प्लेन अब आ चुका है वॉशिंगटन और अब वो सारे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और यहाँ के सिविलियंस को भी मारने लगते हैं, जिससे चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है। तभी माइक इन चीजों को देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये लोग व्हाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए वो भागता हुआ निकलता है अपनी बिल्डिंग से बाहर। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है, यूएस एयरफोर्स वाले यहाँ पे चले आते हैं और वो उस प्लेन को तबाह कर देते हैं। लेकिन अब बहुत सारे कोरियंस नीचे फैल चुके हैं और वो यहाँ के सारे गार्ड्स को मार रहे हैं। जितने भी लोग व्हाइट हाउस के बाहर हैं, वो उन सब पे भी गोलियां चला रहे हैं। इसीलिए अब माइक उन पे हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। तभी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अब वो लोग एक एक करके बाकी जगहों को भी ब्लास्ट कर रहे हैं, ताकि व्हाइट हाउस के आगे कोई भी गार्ड ना रहे। तभी हमारे सामने व्हाइट हाउस के अंदर का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं पार्क को। और अब पार्क भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और राष्ट्रपति के सारे गार्ड्स पे गोलियां चलाने लगता है। और जल्दी ये लोग राष्ट्रपति को भी बंधक बना लेते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे राष्ट्रपति के साथ जितने भी लोग हैं, वो बाकी लोगों को भी बंधक बना लेते हैं। और अभी जल्दी ये लोग अपनी शर्तें बताने वाले हैं अमेरिका सरकार को। लेकिन बाहर चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है
और सारे लोगों से माइक लड़ रहा है और सबसे लड़ने के बाद वो चला आता है व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन अभी भी चारों तरफ आतंकवादी फैले हुए हैं और ये सारे के सारे कोरियंस हैं और वो एक एक करके अंदर के गार्ड्स को वो भी मार रहे हैं। तभी हम पार्क को देखते हैं जो बात करता है लीम नाम की एक लेडी से जो इनके टेक्निकल एक्सपर्ट है और वो उसे कहता है कि यहाँ की सारी सिक्योरिटी को बंद कर दो और लीम ऐसा ही करने लगती है। फिर ये लोग चारों तरफ ड्रोन उड़ा देते हैं ताकि इन्हें आसपास की खबर मिलती रहे कि यूएस आर्मी कहाँ पे है और उनकी अगली प्लानिंग क्या है। तभी ये लोग कॉल करते हैं पेंटागन और जैसे ही पेंटागन वाले इन्हें देखते हैं ये लोग सबसे पहले अपने ही प्रधानमंत्री को मार देते हैं यानी कि ली टाई को। और उसके बाद पेंटागन के सारे लोगों को कहते हैं कि हमारे पास राष्ट्रपति और उनके साथ साथ जितने भी लोग थे सारे लोग हमारे पास ही हैं और अगर तुम लोगों ने हमारी शर्तें नहीं मानी तब हम एक एक करके सारे लोगों को मार देंगे। इसलिए सबसे पहले यहाँ से यूएस आर्मी को हटाओ। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद पेंटागन वाले भी परेशान हो जाते हैं और वो राष्ट्रपति की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से यूएस आर्मी को हटा देते हैं। और अब पूरे के पूरे व्हाइट हाउस पे पार्क का कब्जा है, इसीलिए वो सबसे पहले अमेरिका के झंडे को नीचे गिराता है। तभी हम माइक को देखते हैं जो लोगों को मारता हुआ अंदर जाता है और उस कमरे में जाता है जहाँ पर राष्ट्रपति रहते थे और वहाँ से उनका ईयर पीस ले लेता है। फिर वो कांटेक्ट करता है पेंटागन को। तब उसकी बात होती है एलेन और जैकब से और वो उन्हें अंदर का सारा जायजा देने लगता है। तब वो बताते हैं कि पार्क ने सारे लोगों को बंकर में रखा है, उसके पास राष्ट्रपति हैं और उसके साथ साथ उनके सारे लोग। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि हमें कॉनर अभी तक नहीं मिला है, यानी कि राष्ट्रपति का बेटा, यानी कि वो व्हाइट हाउस में ही कहीं छुपा हुआ है, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले उसे ढूंढना चाहिए। फिर अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी पार्क कांटेक्ट करता है पेंटागन को और उन्हें अपनी शर्तें बताने लगता है और कहता है कि कोरियन बॉर्डर पे जितने भी तुम्हारे यूएस आर्मी वाले सिपाही हैं उन सबको वापस ले लो और फिर बॉर्डर पे चाहे जो भी हो इन्हें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। फिर इन चीजों को सुनने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि ये युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ये जल्दी ही अमेरिका पे हमला ना कर दे। और इतना कहने के बाद पार्क फोन रख देता है। तब हमें पार्क की असली प्लानिंग पता लगती है। पार्क ने बॉर्डर से सेना को हटाने के लिए सिर्फ इसलिए कहा है ताकि वो इन्हें थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सके, जबकि पार्क की नजर है यहाँ के न्यूक्लियर हथियार पे। वो सारे अमेरिकन न्यूक्लियर हथियार पे अपना कब्जा चाहता है और उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि वो पूरे अमेरिका को तबाह कर दे, क्योंकि पार्क की माँ की मौत थोड़े समय पहले हुई थी और वो अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार मानता है अमेरिका को, इसीलिए वो अमेरिका को तबाह करना चाहता है। और अब ये सारी बातें राष्ट्रपति को भी पता लग जाती हैं। तब पार्क कहता है कि उसे न्यूक्लियर हथियार का कोड चाहिए और वो कोड है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पास और उसके अलावा एक और महिला के पास। इसीलिए पार्क उन दोनों को बाहर निकालता है और कहता है कि अगर जल्दी से तुम लोगों ने कोड नहीं बताया तब मैं तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्हें कोड दे दो और तुम लोग अपनी जान बचाओ, तुम लोगों को अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो लोग कोड्स बताने लगते हैं। तभी माइक कांटेक्ट करता है पेंटागन को और वो अंदर का जायजा देने लगता है। तब वो लोग बताते हैं कि आखिर पार्क ने क्या शर्तें रखी हैं और वो ये भी बताते हैं कि उन लोगों ने पहला सर्वर कोड दबा दिया है, इसीलिए अब मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उनकी नजर यहाँ के न्यूक्लियर हथियार पे है, लेकिन तुम्हें अभी सबसे पहले कॉनर को ढूंढना है, क्योंकि अगर तुमसे पहले उन लोगों ने कॉनर को ढूंढ लिया तब वो राष्ट्रपति को अपनी शर्तें मनवाने पे विवश कर देंगे। इसीलिए अभी के अभी जाकर के कॉनर को ढूंढो। और अभी माइक ये सारी बातें कर ही रहा होता है तभी पार्क भी इन सारी चीजों को देख लेता है कैमरे में और वो समझ जाता है कि माइक अंदर ही है, इसीलिए वो अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है और उन्हें पार्क को मारने के लिए कहता है। लेकिन अब पार्क एक एक कमरे की तलाशी ले रहा है और बहुत सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद फाइनली वो पहुंचता है कॉनर के पास। तब वो देखता है कि कॉनर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन माइक उसे संभालता है और कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो कॉनर को उठाता है और जल्दी ही पेंटागन को कांटेक्ट करता है और बाहर ला करके कॉनर को उनके हवाले कर देता है और एक बार फिर से जाता है अंदर। लेकिन अब वो एक एक करके पार्क के सारे लोगों को मारने लगता है और उनसे जानकारी निकलवाता है पार्क के बारे में। तब वो लोग पार्क का असली नाम बताते हैं। उसका असली नाम है कैंग योन सेंग। फिर ये नाम बताता है माइक पेंटागन वालों। तब वो पार्क की पूरी जानकारियां निकालने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि पार्क दुनिया के सबसे खतरनाक कातिलों में से एक है और उसने दुनिया के हर एक कोने में तबाही मचाई है। और यहीं पर उन्हें पार्क की माँ के बारे में भी पता लगता है कि वो थोड़े समय पहले एक लैंडमाइन के कारण मारी गई थी और वो लैंडमाइन अमेरिकन था, इसलिए पार्क को लगता है कि अमेरिका ने उसकी माँ को मारा। तभी हम पार्क को देखते हैं जो अब एक एक करके बाकी लोगों को टॉर्चर कर रहा है ताकि उसे दूसरा सर्वरस कोड मिल जाए। इसीलिए इस बार वो रूथ को टॉर्चर करने लगता है और राष्ट्रपति इन सारी चीजों को नहीं देख पाते, इसीलिए वो रूथ को कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर सहने की जरूरत नहीं है, तुम उसे कोड दे दो। इसीलिए रूथ उसे कोड दे देती है और अब इन्हें दूसरा भी सर्वरस कोड मिल चुका है। तभी हम माइक को देखते हैं जो सबको मारता हुआ अंदर जा रहा है। तभी उसकी मुलाकात होती है डेव नाम के आदमी से जो प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। लेकिन माइक को ये बात पता नहीं है कि वो पार्क के साथ मिला हुआ है, इसीलिए अब डेव यहाँ पे कहानियां बनाने लगता है और कहता है कि वो भी यहाँ पे राष्ट्रपति को बचाने के लिए आया है और वो भी उन्हें ही ढूंढ रहा है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन डेव यहाँ पे गलती से पार्क
पार्क का असली नाम बता देता है। और इस बात को सुनते ही माइक समझ जाता है कि डेव उनके साथ ही मिला हुआ है, इसीलिए वो डेव पे हमला कर देता है और ये दोनों बहुत देर तक लड़ने लगते हैं। तब माइक उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि पार्क से अभी के अभी कांटेक्ट करो और उसे कहो कि तुमने मुझे मार दिया। तब डेव ऐसा ही करता है, वो पार्क को बता देता है कि उसने माइक को मार दिया, लेकिन वो जैसे ही फोन रखता है माइक यहाँ पर अब डेव को मार देता है। तभी हमारे सामने पेंटागन का दृश्य आता है और ये लोग देखते हैं कि व्हाइट हाउस के ऊपर बहुत सारे आतंकवादी हैं और उनकी नजर ऊपर ही है, इसीलिए उनका सुरक्षा घेरा इतना ज्यादा खतरनाक है और अब ये लोग एयर स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। इसीलिए एलन कहता है कि अब हमें सील टीम 6 को एक्टिवेट कर देना चाहिए क्योंकि व्हाइट हाउस पे हमें अपना कब्जा वापस चाहिए, तभी हम राष्ट्रपति को बचा सकेंगे। लेकिन अब माइक भी इन बातों को सुन लेता है। फिर वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं खुद छत पे जा रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद जब मैं आप लोगों को जायजा दूंगा तभी आप लोग हमला करेंगे, उससे पहले कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब बाकी लोग इतने देर इंतजार नहीं कर पाते, इसीलिए वो लोग सील टीम को भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग व्हाइट हाउस के करीब पहुंचते हैं, पार्क इन चीजों को देख लेता है क्योंकि उसने पहले से यहाँ पे हर जगह ड्रोन्स फैला रखे हैं, इसीलिए वो अपने डेल्टा वेपन को एक्टिवेट कर देता है। फिर डेल्टा वेपन सील टीम पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और देखते ही देखते उनके प्लेन्स को तबाह कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग पेंटागन में परेशान हो जाते हैं और एलन सबको रुकने के लिए कहता है और सारी टीम्स को वापस भेजने लगता है। तभी माइक कहता है कि वो खुद छत पे जा रहा है और वो डेल्टा वेपन को तबाह कर देगा, इसीलिए वो छत पे जाता है और डेल्टा वेपन पे गोलियां चलाने लगता है और देखते ही देखते वो वेपन तबाह हो जाता है। तभी अमेरिकी प्लेन यहाँ के छत पे क्रैश हो जाता है और यहाँ पे फिर से एक ब्लास्ट होता है, जिसे देखने के बाद अब पार्क आग बबूला होने लगता है। इसीलिए वो प्रेसिडेंट की टीम के एक और आदमी को मार देता है और पेंटागन को कहता है कि अगली बारी है राष्ट्रपति की, इसीलिए अगर तुम लोगों ने कोई भी गलती की तब मैं राष्ट्रपति को मार दूंगा। और अब मेरी अगली शर्त है कि तुम लोग यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भेजोगे, वो भी फुल फ्यूल के साथ, ताकि मैं यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकूं और तुम लोगों के पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है। और इतना कहने के बाद वो कॉल काट देता है। तब एलन कॉल करता है माइक को और कहता है कि अब तुम्हें राष्ट्रपति को बचाना पड़ेगा क्योंकि पार्क आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएगा और तब कहीं वो राष्ट्रपति को मार के निकले, इसीलिए अब माइक जो चाहे वो कर सकता है। तभी हम पार्क को देखते हैं, जिसे पता लग जाता है कि माइक अभी तक जिंदा है और उसी ने डेल्टा वेपन को तबाह किया है। इसीलिए वो बात करता है यहाँ पे माइक से और उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तब अब हम रूथ को मार देंगे। लेकिन रूथ की मौत को पूरी दुनिया देखेगी, इसीलिए वो लोग रूथ को घसीटने लगते हैं और उसे लेकर के जाते हैं व्हाइट हाउस के बाहर, जहाँ पे सारे मीडिया वाले हैं, ताकि वो मीडिया वाले के सामने मार सके रूथ को। लेकिन वो रूथ को मारते उससे पहले माइक उन पे गोलियां चलाने लगता है और उनके बहुत सारे साथियों को मार देता है, इसीलिए आधे लोग अंदर भाग जाते हैं। लेकिन अब मामला बहुत ही संगीन हो चुका है और उन्हें पता है कि अब कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पेंटागन वाले भी डर जाते हैं और एलन निश्चय करता है कि वो अपनी सेना को बॉर्डर से वापस बुला लेगा और उसके साथ साथ अब वो लोग हेलीकॉप्टर भी दे देंगे यहाँ पे पार्क को और उसकी सारी शर्तें पूरी करेंगे ताकि वो राष्ट्रपति को जिंदा छोड़ दे। तभी हम पार्क को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो पूरे देश को हिला कर रख देना चाहता है, इसीलिए वो अंदर आता है और अपने आदमियों को पहनाता है राष्ट्रपति के कपड़े और उसके सारे साथियों के कपड़े भी और कहता है कि अब तुम लोग बाहर जाओगे। और इतना कहने के बाद वो सबके चेहरे पे मास्क लगा देता है और सबको बाहर भेजता है एक प्लेन में और प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है ये लोग पूरे के पूरे प्लेन को उड़ा देते हैं। और इस चीज को देखने के बाद अब अमेरिका की पूरी जनता शोक मनाने लगती है और उन्हें लगता है कि उन लोगों ने अपने राष्ट्रपति को खो दिया। यहाँ तक कि पेंटागन वालों को भी यही लगता है, लेकिन माइक को अभी भी लगता है कि यह पार्क की एक चाल है और राष्ट्रपति अभी भी जिंदा है और वो बंकर में है। इसीलिए वो पेंटागन वालों को समझाता है और कहता है कि मैं राष्ट्रपति को अभी भी बचा सकता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये सिर्फ पार्क की एक चाल है और वो हमारे साथ खेल खेल रहा है, इसीलिए अब मैं सीधा बंकर में जा रहा हूँ और वहाँ पर अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम पार्क को देखते हैं और अब उसे तीसरा सर्वरस कोड भी मिल जाता है, इसीलिए वो कोड को दबा देता है और सबको कहता है कि अब अमेरिका के पास जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं वो सारे के सारे अमेरिका में ही फटेंगे और पूरा का पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा और वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और इतना कहने के बाद वो न्यूक्लियर हथियार को एक्टिवेट कर देता है और अपने सारे साथियों को कहता है कि अब हम यहाँ से निकल सकते हैं, हमारे निकलने का वक्त आ चुका है। इसीलिए सारे लोग धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे इन पे हमला कर देता है यहाँ पर आकर के माइक और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। लोग उसके सामने आते जाते हैं और वो सबको ढेर करते जाता है और देखते ही देखते सारे लोगों का खात्मा हो जाता है और अब सिर्फ पार्क जिंदा बचा है। फिर जब पार्क को लगता है कि वो मरने वाला है तब वो पहुंचता है राष्ट्रपति के पास और उन पे गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बेंजामिन भी उससे लड़ने लगता है। लेकिन इसी बीच पार्क एक गोली चला देता है और वो गोली जाकर के लगती है बेंजामिन के पेट में। तभी माइक हमला कर देता है पार्क पे और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। कभी पार्क माइक को मारता है तो कभी माइक पार्क को मारता है, लेकिन अंत में यहाँ पे माइक भारी पड़ता है पार्क पे और वो उसका खात्मा कर देता है। और उसे मारने के बाद वो आता है राष्ट्रपति के पास और उनका उपचार करने लगता है ताकि उनका खून बहना रुक जाए। तब राष्ट्रपति उसे कहते हैं कि उसने सर्वरस को एक्टिवेट कर दिया है और अगर उसे जल्दी बंद नहीं किया गया तब पूरा का पूरा देश खत्म हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें पहले उसे बंद करना चाहिए।
इसीलिए अब माइक जाता है सर्वरस के पास और वो कांटेक्ट करता है पेंटागन को और पूछता है कि वो इसे कैसे डीएक्टिवेट करे। तब वो लोग उसे गाइड करते हैं और एक वक्त के बाद वो मशीन को डीएक्टिवेट कर देता है। तब पेंटागन में सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं। तब माइक राष्ट्रपति को लेकर के बाहर निकलता है ताकि उनका उपचार हो सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, वो बाहर अपनी पत्नी लिया को देखता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। लेकिन माइक को देखने के बाद वो भी खुश हो जाती है और थोड़े समय के बाद हम फिर से राष्ट्रपति को देखते हैं जो पूरे देश को संबोधित कर रहे होते हैं और यहीं पर माइक भी होता है और उसे देख करके हमें पता लगता है कि उसे अपना पुराना पद वापस मिल गया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।